तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इतिहास का अध्याय 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। तो इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न अभ्यास में कौन कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये रहा अभ्यास का प्रश्न। सही या गलत बताएं। भागलपुर शहर का विकास औपनिवेशिक शहरों से भिन्न परंपरागत शहर के रूप में हुआ। ये हो जाएगा सही। तो हाँ, परंपरागत शहरों के रूप में हुआ। मुस्लिम काल में भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का केंद्र नहीं था। तो सूफी संस्कृति का केंद्र था, ये हो जाएगा गलत। ठीक है। 19वीं सदी में भागलपुर में बंगाली और मारवाड़ी समुदाय का आगमन हुआ। ये हो जाएगा सही। ठीक है, आगमन हुआ था। भारत में आधुनिक शहरों का विकास औद्योगिकीकरण के साथ हुआ। ये भी हो जाएगा सही। आधुनिक जो शहर है ना, तो जब फैक्ट्री लगने लगा ना बहुत सारा, तो उसका विकास हुआ। प्रेसिडेंसी शहरों में गोरे और काले लोग अलग अलग इलाकों में रहते थे। तो ये हो जाएगा सही। सही बात है। आगे देखिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। तो देखिए प्रेसिडेंसी शहर किसको बोला जाता था? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास को। रेलवे शहर बरेली, जमालपुर, ठीक है, यहाँ पे रेलवे का कारखाना है। औद्योगिक शहर तो ये जो कानपुर यूपी में है, और जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। यहाँ पर फैक्ट्री लगा हुआ था। जमशेदपुर में स्टील कंपनी लगा हुआ था। कानपुर में बहुत सारा चमड़ा फैक्ट्री और भी बहुत सारा फैक्ट्री है। तीसरा सवाल देखिए यहाँ पे, रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है, क्या है? भागलपुर नगर पालिका की स्थापना डैश ईस्वी में हुई थी। तो भागलपुर नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र डैश और डैश था। तो भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र क्या था? चंपानगर था। चंपानगर था और नाथनगर था। चंपानगर और नाथनगर। ठीक है। ग है, भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्कृत कर्मी डैश थे। तो इनका नाम क्या है? बहुत बड़ा नाम है। इनका नाम है जनार्दन। ठीक है, जनार्दन प्रसाद झा फिर द्विजा। ठीक है, जनार्दन प्रसाद झा द्विजा। घ है, रेलवे स्टेशन कच्चे माल का डैश और आयातित वस्तुओं का डैश था। तो देखिए रेलवे स्टेशन कच्चे माल मंगाएंगे तो क्या होगा? जमा करेंगे। तो ये हो जाएगा संग्रह केंद्र। क्या हो जाएगा? संग्रह केंद्र। और आयातित वस्तुओं का क्या था? वितरण केंद्र था। ठीक है, यहाँ से क्या होता था? भेजा जाता था। वितरण केंद्र अलग अलग जगहों पर। कालजयी उपन्यास डैश की रचना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। तो देखिए कालजयी उपन्यास है ना, कालजयी उपन्यास कौन सा? देवदास। देवदास की रचना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। आपको सारा बता दी। अब देखिए आइए विचार करें। पहला है, शहरीकरण का आशय क्या है? तो चलिए बताते हैं आपको। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, उद्योग, खनिज, व्यापार और खासकर राजनीतिक राजधानी के कारण जहां लोगों का एकत्रीकरण होता है वह स्थान शहर में परिवर्तित होने लगता है। उस प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। शहरों में प्रशासनिक, शैक्षणिक, न्यायिक आदि संस्थान होते हैं, अतः वहां लोगों का जमावड़ा होने लगता है और शहरीकरण होने लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बोला गया ना बेसिकली कि शहरीकरण का आशय क्या है, यानी शहरीकरण का क्या मतलब क्या है। तो क्या लिखेंगे? देखिए अगर कहीं पर फैक्ट्री लगा दिया जाता, मान लेते हैं कि बड़ा सा ना गाँव है, यहाँ पर मान लेते हैं हम फैक्ट्री लगा दिए। ठीक है, बहुत सारा फैक्ट्री लगा दिए। तो यहाँ पर क्या फैक्ट्री में काम करने के लिए क्या चाहिए? कर्मचारी चाहिए। ठीक है, फिर एक मैनेजर रहेगा, देखेगा ना सब कुछ तो देखेगा। और कर्मचारी क्या ढेर सारे रहेंगे। मैनेजर तो मान लेंगे 2 3 4 या फिर एक रहेगा, लेकिन कर्मचारी ढेर सारे रहेंगे। इनको रहने के लिए घर चाहिए, तो यहाँ पर घर बनने लगेगा। फैक्ट्री के आसपास है ना, जैसे तैसे जो भी है घर बनने लगेगा कर्मचारियों को रहने के लिए। और मैनेजर को रहने के लिए अच्छा घर बनेगा। मैनेजर रहेगा तो उसका परिवार वाला भी रहेगा, बहुत सारे कर्मचारी के परिवार वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, जो खाना बना के देंगे, कपड़ा धो के देंगे। इस तरह से और भी बनने लगेगा घर। ठीक है, उसके बाद घर बहुत ज्यादा बन गया तो सड़क उड़क भी सब बनेगा ना, सड़क उड़क भी बनेगा। और ये बड़ा सा फैक्ट्री है, जाहिर सी बात है ट्रक से माल जाएगा तो सड़क क्या होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए और पक्का होना चाहिए। तो सड़क भी बन जाएगा चारों ओर। ठीक है, बन गया सड़क चारों ओर।
फिर क्या, फिर ये सब बीमार पड़ेंगे, फैक्ट्री है तो जाहिर सी बात है कोई बीमार पड़ेगा, किसी का उंगली कट गया, किसी का कुछ कट गया, ठीक है, तो हॉस्पिटल रहेगा, फिर ढेर सारे लोग हो गए तो सब्जी मार्केट रहेगा, फिर दुकान खुलेगा, कोई पान बेचेगा, कोई चाय बेचेगा। इस तरह से क्या हो गया ना, ये जो गांव था ना, गांव, ये क्या हो गया, शहर में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो कैसे परिवर्तित होता, या फिर वहां पर बड़ा सा फैक्ट्री लगा दिया जाए, कई सारा फैक्ट्री, या फिर वहां पर खनिज मिलने लगे, जो जमीन के अंदर से निकालते हैं ना, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोना चांदी, ये सब, या कोयला हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, ये सब आ, जिसको पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, और कुछ व्यापार होता हो, जैसे ये गांव है, ठीक है, मान लेते हैं स्टेशन के पास है, तो यहाँ पर से गुजर रहा था, ये गांव में बस होने लगेगा। और कुछ बहुत सारा मंदिर है, मंदिर अगर निर्माण हो गया, जैसे वाराणसी में है, और खासकर राजनीतिक राजधानी जहाँ पर एक बहुत सारा क्या होता है, संस्थान होता है, जहाँ पर राजा महाराजा रहते हैं, और अभी क्या, अभी के बात करें तो मुख्यमंत्री रहते हैं, ठीक है, अमीर लोग रहते हैं राजनीतिक राजधानी में। तो बस, तो वह स्थान क्या शहर में परिवर्तित होने लगता है, इसी को क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं। दूसरा सवाल देखिए, 18वीं सदी में नए शहरी केंद्रों के विकास की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। तो उत्तर लिखेंगे, 18वीं सदी में मुगल सत्ता के धीरे धीरे कमजोर होने के कारण शासन से संबंध शहर पतन को प्राप्त होने लगे। ठीक है, तो मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगा, तो बस वो बहुत सारा शहर है ना, पतन यानी उसके समाप्ति होने लगा। लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा आदि नए शहर स्थापित होने लगे। ठीक है, लखनऊ यूपी में है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश बोलिए या तेलंगाना बोलिए, श्रीरंगपट्टनम भी वही साउथ में है, पूना, पूना कहाँ है, पूना महाराष्ट्र में है, नागपुर भी महाराष्ट्र, और बड़ौदा कहाँ है, बड़ौदा गुजरात में। तो आदि नए शहर स्थापित होने लगे। व्यापारी, शिल्पकार, शिल्पकार जो मूर्ति बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, ठीक है, या कुछ भी, ये सबको शिल्पकार को कहेंगे। तो व्यापारी, शिल्पकार, कलाकार, प्रशासक आदि नए शासन केंद्रों की ओर काम तथा संरक्षण की तलाश में आने लगे। जब ये नए नए शहर बनने लगा ना, बना लखनऊ, श्रीरंगपट्टनम, हैदराबाद, पूना, नागपुर, बड़ौदा, तो ये सब बाकी लोग हैं ना, व्यापारी, शिल्पकार, कलाकार, और जो भी प्रशासक है, जैसे बहुत सारे कर्मचारी चाहिए ना चलाने के लिए कोई भी काम ऑफिस में, तो वो सब क्या काम के तलाश में और संरक्षण की तलाश में आने लगे। तीसरा सवाल, ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था के अंतर को स्पष्ट करें। तो उधर लिखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। ठीक है, कृषि है और पशुपालन है, बस यही ना। गांव में जो मेन जो काम होता है वो खेती होता है और पशुपालन होता है, उसके बाद छोटा मोटा काम चलते रहता है, कोई मिल खोले हुए है, कोई दूध बेच रहा है, कोई दही दही बेच रहा है, कोई पान बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, वो तो छोटे छोटे काम है, लेकिन मेन काम क्या है, कृषि है। जबकि शहरों में उद्योग और शिल्प के साथ नौकरी अर्थव्यवस्था के आधार है। शहर में लोग क्या काम करते हैं, जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री उसमें काम करते हैं, और शिल्प, मूर्ति वूर्ति बनाते हैं, ये सब बड़े स्तर पे, और नौकरी करते हैं। ठीक है, गांव में अधिकांशतः किसान और खेती के कामों से जुड़े मजदूर व छोटे मोटे काम करने वाले लोग रहते हैं। छोटे मोटे कोई साइकिल दुकान खुले हुए हैं, साइकिल बनाने वाला, ये सब चीजों क्या हो गया, छोटा मोटा हो गया। जबकि शहरों में छोटे मध्यम बड़े व्यापारी, शिल्पकार, शासक और तथा अधिकारी रहते हैं। अधिकारी जो राज्य को संभालते हैं, जिला को राज्य को संभालते हैं, जो जिला को संभालते हैं, तो वो सब शहरों में रहते हैं, और क्या। ठीक है, तो शहर में छोटे मध्यम बड़े सब तरह के व्यापारी रहते हैं। चौथा सवाल, भागलपुर शहर एक व्यवसायिक एवं सांस्कृतिक नगर था, कैसे। तो यहाँ पर व्यवसाय भी होता था, व्यापार भी होता था, और सांस्कृतिक नगर भी था। ठीक है, देखिए उत्तर लिखेंगे, भागलपुर न केवल औपनिवेशिक काल में बल्कि उसके बहुत पहले से ही व्यापार का केंद्र था। औपनिवेशिक काल मतलब जब अंग्रेजों के अधिकार में भारत आया तब। गंगा तट पर अवस्थित होने के कारण दूर दराज के व्यापारी वस्तुएं लेकर भागलपुर आते थे, जिससे व्यापार की उन्नति होती थी। देश के दूर दराज के व्यापारी यहाँ आ बसे थे। व्यापार के साथ ही भागलपुर सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आगे था। यहाँ शैक्षणिक संस्थान की भरमार थी, यहाँ रंगशालाएं थी। ठीक है, तो यहाँ शैक्षणिक संस्थान की भरमार थी। यहाँ ये क्या था ना, शिक्षा का केंद्र था, समझे, स्कूल कॉलेज बहुत सारा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बोला गया कि भागलपुर है ना, गंगा नदी के किनारे है, तो यहाँ पर बड़े बड़े पानी के नाव की सहायता से ना, पानी के जहाज की सहायता से सामान क्या है, सामान आता जाता था। मान लेते हैं यहाँ पर भागलपुर है, ठीक है,
तो पानी के जो जहाज होता है ना, जहाज, पानी का जहाज, यहाँ से व्यापार होता था, ऐसे जाता था और यहाँ पे उतरता था और यहाँ पे पहुँचाया गया, यहाँ पे पहुँचाया गया, यहाँ पे पहुँचाया गया माल को। ठीक है, तो ये भागलपुर क्या था, व्यापार का केंद्र था बहुत समय पहले से ही, ऐसा नहीं कि अंग्रेज आए तब हुआ। ठीक है, और इसी का फायदा उठाकर यहाँ पे क्या किए, यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी भी रहने लगे। अब देखिए आ गया पांचवा सवाल, भागलपुर को सिल्क सिटी यानी रेशमी शहर कहा जाता है, क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, भागलपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग तसर सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। तसर सिल्क, ये सिल्क का एक प्रकार है। यह व्यवसाय यहाँ बहुत पुराने समय से चला आ रहा था, बहुत पुराने समय से। रेशम और सूत की मिलावट मिलावट से बाफ्टा तैयार किया जाता था। रेशम और सूती कपड़ा जो बोलेंगे, सूत, यहाँ का कपड़ा यूरोपीय देशों को भेजा जाता था, जहाँ जहाँ इसकी बहुत मांग थी। इन्हीं कारणों से भागलपुर को सिल्क सिटी यानी रेशमी शहर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कपड़ा तैयार किया जाता है ना, ये बाफ्टा, तो इसकी मांग बहुत ज़्यादा था यूरोपीय देशों में, तो बस, तो यहाँ पर उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए इसको रेशमी शहर कहा जाता है। छठा सवाल, भागलपुर शहर के सामाजिक परिवेश को समझाइए। सामाजिक परिवेश मतलब यहाँ के लोग क्या, कौन सा भाषा बोलते हैं, कैसे रहन सहन है, कौन से जाति या धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये सब बोला गया। तो उत्तर लिखेंगे, भाषा भाषी के ख्याल से भागलपुर शहर में अधिकतर बंगला भाषी थे। ठीक है, अधिकतर बंगला भाषी थे, तो बिहारी भाषा बोलने वालों की भी कमी नहीं थी। बंगला भाषी भी थे और बिहारी भाषा बोलने वालों की भी कमी नहीं था। करघा चलाने वाले अधिकतर मुसलमान जुलाहे थे। ठीक है, करघा चला के ना ये कपड़े तैयार करते थे, तो उन मुसलमानों को जुलाहा बोला जाता है। तो जुलाहा बोला जाता है जो कपड़ा तैयार करते हैं। व्यापार पर मारवाड़ी, अग्रवाल, जायसवाल आदि जातियां एक ताकतवर व्यावसायिक समूह के रूप में व्यापारिक मोहल्लों में भरे पड़े थे। तो ये है ना, ये जायसवाल, अग्रवाल, मारवाड़ी, ये सब है ना व्यापार करते हैं। ठीक है, ये सब व्यापारी होते हैं। ठीक है, खानदानी व्यापारी। ये खासकर है ना, क्या बोलते हैं, ये खासकर मोदी जी कहाँ रहते थे, गुजरात में। तो गुजरात में ये इनकी संख्या ना मारवाड़ी, अग्रवाल, जायसवाल की बहुत ज़्यादा है। तो ये इनका खानदानी पेशा ही है व्यापार करना। ठीक है, नौकरी की तलाश में नहीं रहते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए। ब्राह्मण तथा कायस्थ सरकारी पदों पर काबिज थे। तो सरकारी पदों की बात करें, शासन के पदों पे, तो ब्राह्मण थे और कायस्थ थे। ठीक है, तो इस प्रकार से अभ्यास का प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम लोग हल करेंगे चैप्टर के बीच में जो सवाल दिया गया ना, वो सब। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास का प्रश्न, तो पढ़ ही लिए। अब ये पाठ के अंदर का सवाल पढ़ेंगे। देखिए 147 पेज नंबर है। औपनिवेशिक शहर मध्यकालीन शहर से किस प्रकार भिन्न थे, कक्षा में चर्चा करें। ठीक है, तो इसी तरह के एक और सवाल दिया हुआ, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, मध्यकालीन शहर परंपरागत व्यवसायों, शासन सत्ता के केंद्र व मंदिरों के केंद्र होने के कारण विकसित हुए थे। मध्यकालीन शहर, ठीक है, परंपरागत व्यवसाय होता हो, बहुत समय पहले से ही होता हो, या फिर शासन सत्ता का केंद्र हो, यानी वहाँ पर राजा रहते हो, और मंदिर, ठीक है ना, मंदिर का केंद्र, यहाँ पर ढेर सारा मंदिर हो, जैसे वाराणसी में ढेर सारा मंदिर है, तो मंदिरों का शहर बोला जाता है वाराणसी को, उसी तरह। तो वहाँ पर लोग जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। जबकि औपनिवेशिक शहर है ना, अंग्रेजों के आधुनिक व्यवसाय वाणिज्य के कारण विकसित हुए थे। औपनिवेशिक शहर ये अंग्रेजों के द्वारा बसाए गए थे, तो इनका मुख्य केंद्र है ना, क्या था, व्यवसाय था। ठीक है, व्यापार होता था वहां पर। औपनिवेशिक शहरों के विकास के साथ साथ मध्यकालीन शहरों में वस्तुओं के उत्पादन कम होने लगे, उन वस्तुओं की मांग घटने लगी और ये शहर उजड़ने लगे। ठीक है, औपनिवेशिक शहर है ना, तो बहुत सारा फैक्ट्री लगाया हुआ था वहाँ पर अच्छे से व्यापार किया जाता था। ठीक है, आधुनिक तरीके से। ठीक है, जो फैक्ट्री लगाया गया था, ढेर सारे वस्तुओं का उत्पादन होता था, तो सस्ता होता था। और ये मध्यकालीन शहरों में ना, ये छोटे छोटे जो बोलते हैं ना, मशीनों से और हाथ से वस्तुओं का उत्पादन होता था, तो ज़्यादा महंगा होता था। तो लोग है ना, जो फैक्ट्री में जो बनता था ना, औपनिवेशिक शहर से जो सामान आता था कम कीमत वाला, तो उसी को वो खरीदते थे। इस प्रकार से मध्यकालीन शहरों में जो वस्तुओं का उत्पादन होता था कम बिकता था, तो फिर कम बनने लगा और ये शहर उजड़ने लगा। दूसरा सवाल है, भागलपुर एक व्यावसायिक शहर था, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? एक व्यावसायिक मतलब यहाँ पे व्यवसाय होता था, व्यापार होता था। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, हाँ मैं इस विचार से सहमत हूँ कि भागलपुर एक व्यावसायिक शहर था। यहाँ प्राचीन काल से ही
तसर सिल्क का कपड़ा तैयार होता था, तसर सिल्क, जिस कारण इसे सिल्क सिटी कहा जाता था। यहाँ के बने उत्कृष्ट व कलात्मक कपड़े यूरोपीय देशों में भेजा जाता था, जहाँ इसकी बहुत मांग थी। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का ये तसर सिल्क होता था और कलात्मक, इस पे बहुत सारा डिजाइन बनाया हुआ होता था, इसलिए यूरोपीय देशों के लोग इसको पसंद करते थे और मंगाते थे। बस, तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता और ये तो खुद का बनाना है, तो पढ़ ही देते हैं। आप किसी शहर के शैक्षणिक शैक्षणिक धार्मिक और सार्वजनिक एवं सरकारी भवन की सूची बनाएं तथा जानकारी प्राप्त करें कि इनका निर्माण कब हुआ। आप यह बताएं कि इसका उपयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो देखिए, कोई भी सरकारी भवन है ना, कोई भी सरकारी भवन, आप जिस शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, तो वहाँ का जो पढ़ाई लिखाई का जो है ना, जो स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है, तो वो कब बना था ये जानकारी प्राप्त करना है और यहाँ क्या काम होता था, पढ़ाया जाता है। और धार्मिक का, जैसे कोई मंदिर बना हो तो उस पर डेट उट लिखा हुआ हो तो किस भगवान की पूजा होती है, या फिर वहाँ पर ग्रुप बना के गांव से संबंधित निर्णय लिया जाता है, पंच सरपंच के द्वारा क्या होता है वो बताना है। सार्वजनिक कोई भवन हो या सरकारी भवन हो तो बताना है कि कब निर्माण हुआ, तो डेट लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ESTD लिखा हुआ रहेगा, यानी स्थापित हुआ, स्टैब्लिश्ड हुआ, या फिर स्थापना दिवस लिखा रहता है या स्थापना साल, ठीक है, और किस चीज के लिए काम में आता है ये भवन, तो ये आपको खुद लिखना है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।